अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हम हम का मतलब है कि मेरे पीछे और भी कुछ लोग हैं। एक नया शो लेके आ रहे हैं। और अक्सर ऐसे मौकों पे कहते होते हैं कि ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल्स। लेकिन ये हमारी वाइन भी नई है और ये बॉटल भी नई है। लेकिन अब पाकिस्तान में जो लोग हैं उनको वाइन से एक और तरह का वो मतलब ताल्लुक उनका है। तो मैं इस वक्त हूँ कनाडा में और हमारे मेहमान जो हैं वो अमेरिका में हैं। तो 2/3 मेजॉरिटी जो है वो इस एक्सप्रेशन को लीगली यूज कर रही है। हमारे प्रोड्यूसर पाकिस्तान में बैठे हैं। तो उनके लिए 1/3 अक्सरियत तो कोई खैर यानी कि वो अपोजिशन में भी बैठी हो तो उसको बर्दाश्त किया जा सकता है, यानी वो उसको बर्दाश्त करना चाहिए। हालांकि पिछले पूरे साल में हमें लगता है कि जो 1/3 अक्सरियत वाले थे वो कह रहे हैं कि जो मेजॉरिटी वाले हैं वो हमारे साथ सही तरह से पेश आए। इस प्रोग्राम का नाम जो है वो हमारे प्रोड्यूसर हमारे दोस्तों ने रखा है। वो है मेरा शो मेरी मर्जी। इस प्रोग्राम में एक चीज जो नहीं है इस नाम में वो ये है कि हम जो मेरा जैसे मेरी मर्जी की एक बहुत वैल्यूएबल बहुत यानी कि अहम एक जो कैंपेन है और एक जो अहम एक तहरीक है उसकी ये कोई तजहीक हम नहीं कर रहे। ना उसको हम ट्रिविलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। हम यूं समझें कि उसकी जो शोहरत है उससे थोड़ा सा उसके साय साय में चलना चाहते हैं। और इस प्रोग्राम का जो हमारे पहले मेहमान हैं वो ऐसे हैं जिनका नाम जो है वो उस तहरीक से मेरा जिस्म मेरी मर्जी से जुड़ा भी हुआ है। तो मारवी सरमद, हम आपको इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच। मारवी, आप हमारा ये पहला शो है और आप हमारी पहली ही मेहमान हैं। तो इसमें हम देखेंगे, यानी आज 24 दिसंबर है और क्रिसमस के बिल्कुल पास यहाँ हमारे मुल्कों में तो हर चीज बर्फ में छुपी हुई है और वैसे भी ठंड प्रोग्राम है कहते हैं। तो हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में 2022 जो है वो कैसा गुजरा उसके मुख्तलिफ एंगल से। लेकिन इसमें हम 3 नए जावियों से चीजों को देखेंगे। ए उसको मैंने EFG कहता हूँ। एक ई जाविया है कि इकोनॉमी का बहुत बुरा हाल है, लेकिन इकोनॉमी में दो एस्पेक्ट्स होते हैं। एक होती है पॉलिटिकल इकोनॉमी कि हर जो सियासी फैसला होता है उसके पीछे इकोनॉमिक्स होती है। हम्म। दूसरा में एक क्वाइनज एक मेरी है कि एक इकोलॉजी ऑफ इकोनॉमी होती है। नहीं, पहले एक आप सोशल यानी कि सोशल सेटिंग ऐसी बनाते हैं, एक पूरा इकोसिस्टम उस चीज का ऐसा बनाते हैं, किसी फॉल्स नैरेटिव का किसी राइट नैरेटिव का। जब आपने तब्दीली लानी हो तो उसकी सोशल कॉन्स्टिट्यूंसी बना के फिर आप जो है उसको चीजें करते हैं। जैसे इमरान खान को लाने के लिए पहले तब्दीली का एक नारा लगाया गया, एक करप्शन का लगाया गया, और निकालने के लिए फिर उसी तरह के दूसरे नारे आए। उसकी अपनी एक इकोनॉमिक्स होती है। सो एक तो हम उस एंगल से देखेंगे कि समाज में क्या हो रहा है और इकोनॉमिक्स का उस पर क्या असर पड़ता है। दूसरा उसका एफ जो है फेमिनिस्ट एंगल है कि पाकिस्तान में मुझे लगता है कि अगर मैं कभी कोई उसकी तज्जिया नगारी या जायजा करूं तो मुझे लगता है कि औरत जो है वो सबसे बड़ी दुश्मन है। और मुझे उसके पीछे दो लगते हैं। एक तो ये कि हमें यानी हमारे जेनेटिक्स में हमारे 3-4 हजार साल की जो मैस्कुलिनिटी की या आदमियों की मर्दानगी की हिस्ट्री है उसमें हमें शायद यही इकरार ही सिखाया गया। हमारे पूरे बॉलीवुड का म्यूजिक देख लें तो उसमें यही होता है कि जब औरत इकरार करे, हाँ करे, प्यार करे तो ठीक है, जब आगे से सवाल करे तो ठीक नहीं। लेकिन दूसरा ये है कि इसके पीछे जो इको ई वाला मैं एंगल लाऊं तो उसमें ये कि हम आदमी लोग औरत की जो फ्री लेबर है उसके सबसे ज्यादा बेनिफिशरीज हैं, माँ से लेके बहन से लेके बीवी से बेटी तक। तो हमें वो जब लगता है ना कि औरत अपनी मर्जी करेगी तो हमें लगता है को हो है काम कौन करेगा। अच्छा, सो एक हम वो एंगल रखेंगे और तीसरा जनरल एंगल है। लेकिन वो जनरल पाकिस्तान में जब जनरल कहते हैं तो वो जो आम जनरल है वो किसी को नहीं आता। आपको होता है कि फौजी जनरल क्या। लेकिन तो हम देखेंगे कि यही अगर हम आप अल्लाह करे या खुदा न खास्ता जनरल होते तो कैसे इस चीज को देखते। तो हम वो थोड़ी सी सिमुलेशन करेंगे ताकि जो पाकिस्तान में चार, मैं कहता हूँ 4 शरिया 4 बड़ी सियासी कुव्वतें हैं। उसमें एक फौज है, एक पीपल्स पार्टी है, मुस्लिम लीग नून है, फिर उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, और फिर .11 है, मसलन MQM है, PMLQ है। अच्छा, अब अदलिया के बारे में मुझे कुछ वाजे नहीं है हूँ कि ये सियासी कुव्वत है या ये रेफरी है या ये वो रेफरी है जो कभी कभी साथ खेलना भी शुरू कर देते हैं। तो इस कॉन्टेक्स्ट और इस बैकग्राउंड के साथ मैं आपको जो है पहला सवाल मेरा ये है कि पाकिस्तान में जो पिछले साल जब भी कोई चीज आती है तो वो कहते हैं ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है। तो आपकी जो टॉप 3 फेवरेट कॉन्स्पिरेसी थ्योरी कौन सी हैं? जब वो हो रही थी तो आपको पता था ये सच है और बाद में वो सच भी हो गई। ओवर टू बाद में वो सच भी हो गई। जी।
मेरी favorite conspiracy theory, I now my mind is racing and I can't pinpoint one conspiracy theory even कि जो मैं आपको बता सकूं, आप लेकिन पहले लॉन्ग लिस्ट दे दें, फिर उसमें से हम पिक कर लेंगे। लॉन्ग लिस्ट, मैं वही कह रही हूँ, मुझे तो एक भी जो है वो जहन में नहीं आ रही कि कॉन्स्पिरेसी थ्योरी। एक तो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ये थी कि आई डोंट नो इफ इट वाज कॉन्स्पिरेसी थ्योरी और नॉट, बट द थ्योरी वाज कि आर्मी और जो है खान साहब, इमरान खान साहब, ये एक दूसरे के बहुत खिलाफ हो चुके हैं। और अब जो है इमरान खान साहब का बिल्कुल उनकी बांसुरी बंद हो जाएगी। एक तो ये थ्योरी थी। और ये एक, को फरवरी मार्च में आना शुरू हुई, हाँ, जिसको मैं बल्कि कह रहा था कि ये बिलेटेड वैलेंटाइन गिफ्ट था खान साहब को। नहीं, बल्कि उससे पहले आनी शुरू हो गई थी अरशद। ये आनी शुरू हुई थी 2021 के नवंबर दिसंबर में। ओके ओके। जब आपको याद है कि जब वो आईएसआई के डायरेक्टर जनरल का तैनाती नहीं हो रही थी, तो उस वक्त ये आनी शुरू हो गई थी कि ये जो है ना, ये कुछ गड़बड़ है। मगर जनवरी में 2022 के जनवरी में जाके तो इस पे बिल्कुल मोहर तस्दीक जब्त कर दी गई थी। हमारे जो एनालिस्ट जो है ना, यार दोस्त, वो बहुत ही कमाल की चीज है। वो खुद ही से कोई चीज फुलझड़ी छोड़ते हैं, उसके बाद सारी कॉम वो इतना रिपीट होती है, वो इतनी रिपीट होती है वो सच हो कि जाती है। वो सच लगने लगती है और सब लोग उसके ऊपर यकीन करने लगते हैं। उसके बाद फिर जो है, ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी तो नहीं, ये तो क्लेम है। वो कहते हैं जी हम बहुत एपॉलिटिकल हो गए हैं। मुझे इसके ऊपर भी शुरू से शक था और आज तक शक नहीं बल्कि यकीन है कि ये बिल्कुल गलत है। कोई लेकिन ना एपॉलिटिकल। वो हम चूंकि अब हम और आप पाकिस्तानी फौज को बड़े अरसे से जानते हैं, और हम ही से हैं सारे, और हम भी उन्हीं में से हैं। तो वो होता ही है कि वो ए पॉलिटिकल तो हैं, लेकिन ए से क्या मुराद है उनकी ये उन्हीं को पता है। तो ये इस तरह की कॉन्स्पिरेसी थेरीज चलती रही। कुछ ये भी था, एक जो चल रही थी अफवाह आप कह लें, कि वो खान साहब की कुछ वीडियोस हैं जो और ही पिछले 2021 से सुन रहे हैं हम कि बस आने वाली हैं, बस आया ही चाहती हैं। और वो उनके बारे में था कि उससे उनकी सियासत जो है उसका बिल्कुल कला कमा हो जाएगा। अम, खैर, मुझे इसके ऊपर भी शक था और है कि कोई सियासत का इस वजह से कोई काला कमा होगा। ये पाकिस्तान है, कोई अमेरिका नहीं है कि बिल क्लिंटन की इम्पीचमेंट हो जाए एक सेक्स स्कैंडल और और अवाम से झूठ बोलने की वजह से। बेसिकली बिल्कुल इम्पीचमेंट तो झूठ बोलने की वजह से हुई थी ना। मतलब उनका एक अपनी इंटर्न के साथ जो सेक्सुअल मिसकॉन्डक्ट था, वो तो किसी बहस में उस तरह से नहीं था। सेक्सुअल मिसकॉन्डक्ट और एक लड़की के साथ, 17 साल लड़की, 17-18 साल की वो बच्ची थी जिसके साथ नहीं, गालिबन 20-21 साल की थी, उसके साथ उससे दुगनी उम्र के इंसान ने, जो उसका पावरफुल, जो पावर डायनेमिक्स में वो एक पावरफुल पार्टी था, वो उसने एक ज्यादती ही की, एक्सप्लॉइट किया उसको। मगर ये इस्तेहसाल जो है, ये तो किसी बहस में ही नहीं था ना। बिल्कुल। जो बात बहस में थी कि वो ये कि उन्होंने कांग्रेस से झूठ बोला। उन्होंने जो है जो कांग्रेशनल कमिटीज थी, उनसे उनमें अपनी पेशियों के दौरान झूठ बोला या नहीं, और फिर साबित हो गया कि झूठ बोला है। और उसके बाद उन्होंने मान भी लिया, उसको उन्होंने गलती का एतराफ कर लिया और उनकी इम्पीचमेंट का जो है वो फैसला हुआ। मगर ये बहरहाल वो इम्पीच, मगर उन्हें रिजाइन करना पड़ा। तो ये मगर पाकिस्तान के हालात इससे बहुत मुख्तलिफ हैं। पाकिस्तान में तो एक शख्स जो है, जो अपनी सगी औलाद को कबूल नहीं करता, उसको ओन नहीं करता, उसको डिसओन कर देता है, एक ऐसी अपनी जो उनकी गर्लफ्रेंड है उनको अस्काते हमल पे मजबूर कर देता है, जस्ट बिकॉज वो जो होने वाली औलाद है उसकी सेक्स डिटरमिन हो गई, और वो पता चला कि वो लड़की है, पैदा होने वाली बच्ची होगी, तो लिहाजा उसको अस्कात कर दिया जाए। वो शख्स जो कई औरतों को, ही चीट्स ऑन मल्टीपल वुमेन, ही चीट्स ऑन हिज वाइव्स, ही कैन नॉट, एक ताल्लुक को वो लॉन्ग टर्म निभा नहीं सकता, उसको आप मकबूल तरीन वजीर आजम का जो है वो लेकिन कर। यहाँ पे दो चीजें मैं आप यानी इसी में मैं वो शामिल करना चाहता हूँ कि एक तो वीडियोस की बात हो रही थी, लेकिन अभी रेडियो वर्जन उनके जो है ना वो लीक ज्यादा हो रहे हैं। तो वीडियो भी होपफुली आ जाएंगी, क्योंकि जिन्होंने रिकॉर्डिंग ही करनी है तो वो कैमरा और माइक कोई अलग अलग तो नहीं होते आजकल। पड़ेगा। अच्छा, लेकिन दूसरी चीज मैं थोड़ी सी आपकी उसकी तरफ तवज्जो मैं दिलवाना चाहता हूँ कि पाकिस्तान का जो इकबाल का शाहीन था, जिसको 80s में और तरह से प्रोजेक्ट किया गया कि उसने पलटना झपटना हम्म। झपट कर पलटना है। हम्म। अब जो प्रीडेटिंग है, ये डेटिंग वाली प्रीडेटिंग जो है, जिसमें खान साहब ने इस चीज को बहुत आगे लेके गए,
तो क्या ये यानी कि इन कन्वोल्यूटेड मैनर थोड़ा सा ऑडली है, लेकिन ये हमारे आदमियों का एक वो बहुत आइडियल आदमी है कि यानी वही जो कि हर कोई इस तरह बनना चाहता है कि भाई आपकी शादी भी हो, बच्चे भी हों, आप मशहूर भी हों, आपके सब लोग वाह वाह भी कर रहे हों। और वो जो हमारे दोस्त हैं शर्मिदा, उन्होंने ये कहा था कि आधे लोग तो इमरान खान को इसलिए सपोर्ट करते हैं कि ये स्कैंडल सामने आए हैं, तो उनको लगता है वाह वाह खान साहब ने क्या हाँ, किया। एग्जैक्टली मेरा यही पॉइंट था कि इससे उनकी सियासत को कोई धचका नहीं पहुंचेगा। मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान जैसे मुल्कों में इस तरह का जो माचोपना होता है, इसकी ये तो उनका एक कैज़नोवा का जो क्या वो इमेज होता है, वो उसको एक्सेंचुएट किया हो रहा है उससे। और हम्म, इससे इनमें सिर्फ मर्दों में नहीं, खवातीन में भी इनकी मकबूलियत में शायद इजाफा होगा। बिल्कुल। तो एक मेरा और नहीं है कि जो इससे कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नुकसान अभी होगा। चल रही है वो ये है कि अभी जो एक ऑडियो टेप आई है, और उसमें वो कहते हैं ना कि रिपोर्टेडली वो मिस मलक हैं। तो वो अच्छा, अब फौरन लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि उनको प्लांट किया गया है। अच्छा, ये जो प्लांट करने वाली एक थ्योरी होती है कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, इस पे यानी मेरा नहीं ख्याल कि खान साहब जैसे लोगों पे किसी को प्लांट करने की जरूरत है। वो तो खुद यानी कि वो कहते हैं ना कि आईटी टाइप होते हैं, इनवाइटिंग ट्रबल, के हाँ भाई अब कब क्या एडवेंचर किया जाए। जी हाँ बिल्कुल, जी हाँ बिल्कुल। मुझे नहीं पता कि प्लांट किया गया या नहीं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमारी मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट और खासतौर पे इंटेलिजेंस कम्युनिटी जो है वो ऐसी प्लांटिंग, ऐसी सोइंग नहीं करती। और इस किस्म की जो है ना वो सलाई कढ़ाई और कशीदाकारी जारी रहती है। और तो ये उन्होंने यही प्लांट किया था जो खान साहब को किया था कि पौधा, अच्छा हाँ वो भी पौधा ठीक ठाक था, और तरह के गमले में और तरह की गार्डन में था, तो उन्होंने कहा नहीं इसे जरा सियासी मैदान में लाके लगाते हाँ, और अभी और भी कई पौधों की निगहदाश्त की जा रही है इसी तरह। अगर आप जरा गौर फरमाए ना, तो जो आईएसपीआर के परवरदा मुख्तलिफ तबका है फिक्र में लोग हैं, जिसमें खिलाड़ी भी शामिल हैं, जिसमें एक्टर्स भी शामिल हैं, उनकी इसी तरह से तरवीज जो है उसका अमल जो है वो जारी कर दिया गया है। हो सकता है 20-25 साल के बाद आपको पता चले कि एक और सुपरस्टार टाइप के वजीर आजम के चले नहीं उम्मीदवार इंशाल्लाह। जो है अब वो आगे आपका मैदान भाई में। भी सियासत में आ रहा है, तो कम से कम हम जीते ना जीते हम दूसरों को सही तरह हमारा सोचने भाई पे तो मजबूर पिछले करेंगे। 20 साल से सियासत में आ रहा है। सो बात हम ये कर रहे थे कि खान साहब यानी कि कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज जो है ना पाकिस्तान में, उनकी खूबसूरती ये है कि वो कॉन्स्पिरेसी एकदम गायब हो जाती है और वो थ्योरी असल में असल साबित हो जाती है। अच्छा, खान साहब ने जो अप्रैल के बाद से एक चीज की है, और फौज को जिस तरह उन्होंने चैलेंज किया है, इससे पहले मियां नवाज शरीफ ने किया था, क्योंकि फौज को तो चैलेंज बहुत सारी यानी सियासी कुव्वतें करती रही हैं। तो हम एक रीडीमिंग क्वेश्चन में पूछ रहा हूँ कि खान साहब की आपके नजर में मोस्ट वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन पाकिस्तान की सियासत में या सियासी नैरेटिव में क्या है, जो कि 2022 में सामने शायद आई है। 2022 में तो कोई ऐसी खास नई बात की, असल में खान साहब ने ना कभी कोई नई नई बात की नहीं। पिछले 25-26 साल से वही बातें दोहरा रहे हैं। जो नई बात हुई है ना वो ये हुई है कि खान साहब की जो नकाद तबका है वो बढ़ गया है। वो काफी ज्यादा बढ़ गया है। पहले लोग कंफ्यूज थे। पहले बहुत सारे लोग जो हैं, बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स भी, और वो यही कहते पाए जाते थे कि भाई आप इसका मुकाबला किससे करेंगे, जरदारी से करेंगे, नवाज शरीफ से करेंगे, वो लोग तो बड़े करप्ट हैं, उनको तो हम इतनी दफा जो है आजमा चुके हैं, अब देखिए इनको एक दफा आजमाना तो चाहिए। तो ये इस तरह की कंफ्यूजन थी, और उनकी जो एक एंटी फेमिनिस्ट बातें थी उनके ऊपर भी कोई तवज्जो खास करता नहीं था। मैं आपको बताऊं कि ये मैं अब जिक्र कर रही हूँ 2001 का। उस वक्त 2001 के आखिर की बात है। 2002 के इलेक्शन जो है शायद उस वक्त अनाउंस हो गया, पता चल गया था कि 2002 में इलेक्शन होंगे। तमाम सियासी जमातें अपनी वो बना रही थी, मैनिफेस्टोज बना रही थी। और हम लोगों ने, मैं उस वक्त औरत फाउंडेशन में काम करती थी। शैला ज़िया हमारी बहुत ही उम्दा फेमिनिस्ट लॉयर थी, और जाहिर है कि पाकिस्तान में ख़वातीन के हकूक़ की जो एक मूवमेंट है उसमें उनका बहुत बहुत ही स्ट्रॉन्ग रोल रहा है। अल्लाह ताला उन्हें जन्नत नसीब करे। उनका प्रोजेक्ट था एक लेजिस्लेटिव डेवलपमेंट का, उसके अंदर जो है वो मैं काम करती थी लाहौर में। और हमारा एक उसमें हम लोगों ने एक अपनी असाइनमेंट क्रिएट की कि हम ये करते हैं कि जो जितनी पार्टीज के, जो खासतौर पे कोई हमने 15-16 पार्टियों का इंतखाब किया, मेजर पार्टीज के,
उनके हम जो उन्होंने मैनिफेस्टोस का ऐलान किया है, उन सब मैनिफेस्टोस को हम एनालाइज करते हैं जेंडर के पर्सपेक्टिव से। और वो हम लोगों ने एनालाइज किया, और उसके बाद हम लोगों ने सोचा कि इन्हीं 15 पार्टियों के लीडरान जो हैं, टॉप लीडरशिप है, उनके साथ मिलके हम उनको अपनी रिपोर्ट पेश करते हैं, उनको बताते हैं कि आपके मैनिफेस्टो में ये प्रॉब्लम है, इसको अगर आप लोग दुरुस्त कर लेंगे तो हम जो है वो आपके बहुत ममनून होंगे। तो इसी सिलसिले में हम मुख्तलिफ पार्टियों से मिल रहे थे, और खान साहब से मिलना उस वक्त बहुत आसान था। उनको बस आप एक फोन, उमर चीमा साहब होते थे, उनको करते थे, या उनके और भी एक दो लोग ही होते थे, और वो तो बड़े खुश हो जाते थे और फौरन आपसे मुलाकात का इंतजाम हो जाता था। तो हम लोग तीन चार लोग जो हैं वो जाके मिले शैला ज़िया साहबा की क़यादत में। और मुझे याद है कि उस वक्त मैंने साड़ी पहनी हुई थी, और मैं उस वक्त वो काजल बहुत लंबा सा लगाती थी, और परांदा पहनती थी जिसके एंड्स के ऊपर छुन छुन घुंघरू लगे हुए होते थे। अब इस किस्म की हुलिये वाली खातून आपके सामने बैठी हुई है और आपको प्रेजेंट कर रही है, और आप उसको जवाब क्या दे रहे हैं कि ये तो सिर्फ मगरिब ज़दा औरतों की कॉन्स्पिरेसीज हैं, उनके ख्यालात हैं, वरना इस्लाम ने तो बहुत हकूक दिए हैं, और पाकिस्तान में तो औरतों की बहुत इज्जत है, ऐसी तो कोई बात है ही नहीं यहाँ पर, तो ये सिर्फ मगरिब ज़दा औरतों का है। तो ये वहाँ, और उसके बाद जाहिर है कि मैं तो सबसे यंग थी, सबसे जूनियर थी उस पूरे वक्त में। मैंने उनके साथ काफ़ी थोड़ी सी बहस करने की कोशिश की, और उनकी तवज्जो दिलाई कि आप ज़रा मेरे हुलियों को चेक करें, इसमें आपको मगरिब कहाँ से नज़र आ रही है। लेकिन उन्होंने बहुत ऑफेंसिव बातें की खवातीन के बारे में, और उनको वहां से मुझे वो मेरी पहली उनके साथ मुलाकात थी जिसमें उनके साथ इन मौज़ूआत के ऊपर खुलकर गुफ्तगू करने का मौका मिला। और वहां से मुझे पता चला कि ये साहब तो बहुत ही खोखले आदमी है, और इनकी तो तालीम मुकम्मल ही नहीं, इन्होंने तो तालीम हासिल ही नहीं की हुई। लेकिन वो ये ऐसा बात नहीं है कि ये सारी बातें वो बंद कमरों में करते थे, इन बातों का इजहार वो खुलेआम करते रहते थे, मगर उस पर आउटरीच उतना नहीं होता था। 2022 में, बल्कि 2021 में भी, आपने पिछले 2 साल में देखा होगा कि उनकी इन बातों पे आउटरीच का दायरा बहुत ज्यादा वसी हो गया है। अब बहुत सारे लोग उनकी इन बातों पे एतराज करने लगे हैं, जो मेरे लिए एक काफी खुशाइन बात है, क्योंकि वो तो नहीं सीखे, खान साहब ने तो कुछ नहीं सीखा, वो तो अपनी उस पे कायम है। लेकिन उनकी पार्टी के अंदर से इस बात पे एम्बेरसमेंट का जो है वो इजहार होता रहा। जाहिर है कि खुलेआम किसी की हिम्मत नहीं है, शीरी मजारी की हिम्मत नहीं है कि खुलेआम वो नापसंदीदगी का इजहार करें, मगर यह है कि हमें इशारे मिलते रहे कि लोग काफी उनसे परेशान हैं, उनकी इस किस्म की अच्छा, मेरा मेरे हालात ख्याल में, और आप प्लीज इससे बहुत खुल के डिसएग्री करें, मेरे ख्याल में खान साहब की एक जो बहुत वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन है ना, कि पाकिस्तान में फौज के बारे में कोई बात करते हुए या फौज के किसी जनरल का नाम लेते हुए थोड़े से लोग ना एहतियात करते थे, हसास अदारा और ये सब चीजें कहते थे। अब वो सब जो एहतियाती तदाबीर है वो बाहर है कमरे से, अब सीधा यानी जनरल बाजवा का फलाने का यानी नाम लेके। तो ये जो एक चीज की गई है ना, कि ये जो कहते हैं ना कि जब मोहल्ले के दो बदमाशों में लड़ाई हो जाती है, बदमाश वैसे सही लफ्ज नहीं है, आप समझे मोहल्ले के दो कैंट लोग जो हैं उनमें यानी वो लड़ाई हो जाए, तो वो फिर आके एक दूसरे को जो ताने देते हैं और वो जो एक सबकुटेनियस या पीछे छुपे हुए राज बताते हैं। तो मेरा ख्याल है कि वो जो एक खुल के बात हो रही है ना, मतलब वो बात बहुत बदतहजीबी से हो रही है, बदतमीजी से, गुस्से से हो रही है, लेकिन वो जो एक रख रखाव था ना वो नहीं रहा। तो मैं समझता हूँ कि इसके बाद यानी हर किसी को वो एक नए तरीके से जो है चीजों को शायद रीडिफाइन करना पड़े, या शायद ना भी हो। अच्छा, एक और मैं सवाल। अरशद, आपकी, सॉरी मैं ये बात को कर रही हूँ कि ये जो आपने पॉइंट बयान किया है, ये बिल्कुल दुरुस्त है, मगर मैं इसमें ये नहीं समझती कि खान साहब इसके पाइनियर हैं। इसकी जो पाइनियर वो तो नवाज शरीफ है। पाइनियर जो थी, मैं समझती हूँ पीटीएम थी। पीटीएम के जो हमारे दोस्त हैं, उन्होंने बहुत खुलकर नाम ले लेके, ना सिर्फ टॉप जर्नैलों के, जो नीचे कोर कमांडर तक थे, उन सबके नाम ले लेकर जो बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक फिजा पैदा करती थी, उसी से तो आर्मी के ये जर्नैल डर गए थे बेचारे, और आज तक अली वजीर जो है वो अंदर है। तो मैं समझती हूँ पाइनियर इसकी पीटीएम थी। मगर इसको नवाज शरीफ साहब ने काफी आगे बढ़ाया जब उन्होंने गुजरांवाला में वो तकरीर की जिसमें उन्होंने नाम लिए जल बाजवा जल फैज के, और उसके बाद खान साहब ने उसको एक नई इंतहा तक पहुंचा दिया। बिल्कुल नहीं, आपकी बात भी बिल्कुल सही है, और मैं इसको जो एक सोशल एंगल उसमें देख रहा था वो ये था कि जब अली वजीर और बाकी दोस्तों ने ये बात की, और बात तो सच थी, वो बात है रुसवाई वाली, लेकिन उस वक्त बाकी जो सोशल फोर्सेस हैं, या समझे पंजाब में ये जो लोग हैं जो नैरेटिव को सेट या एम्पलीफाई करते हैं, उन्होंने कहा था ये तो गदार वतन है, ये तो गदार है, तो उसको डिसमिस उस तरह कर दिया गया। जब नवाज शरीफ साहब ने ये बात कही और खान साहब ने ये बात कही,
उसको जिस तरह एम्ब्रेस किया गया और एम्पलीफाई किया गया, तो वो एक मेरे ख्याल गेम चेंजर है। अच्छा, मेरा अगला सवाल आपसे है, एक पाकिस्तान में यानी 2022 में एक बहुत जो ऑड चीज हुई कि पहले आईएसआई के जो हेड होते थे वो वैसे लोगों से मिलते थे, चाय पे मिलते थे या वैसे उठवा के मिल लेते थे, लेकिन इस दफा ही हुआ कि उन्होंने आईएसपीआर की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए। अच्छा, जाती तौर पे मुझे उनकी दो चीजें बहुत अच्छी लगी, उनकी उर्दू बहुत अच्छी थी, और उनकी यानी उर्दू बोलते हुए जो वो काफिया रदीफ मला रहे थे गुफ्तगू में, और उसमें एक जो मैं समझता हूँ बड़ी हिस्टोरिकल बाइट, या वो कहते हैं एक साउंड बाइट उन्होंने यूज की खान साहब के बारे में, कि इतनी आसानी से, इतनी रवानी से और इतनी फरावानी से जो झूठ बोला जा रहा है, तो उसके लिए मजबूर हुआ कि मैं आऊं। अच्छा, अब वो अलग बात है कि जिस तरह हम अपनी एनजीओ लैंग्वेज में कहते हैं ना कि कैपेसिटी बिल्डिंग के वर्कशॉप तो आईएसआई नहीं किए थे खान साहब के या बाकी लोगों ने, तो वो, लेकिन ये कि उसको जो होता है ना कि जैसे बिलाल हमारे जो प्रोड्यूसर दोस्त हैं वो बेशुमार ट्रेनिंग की, आपने भी की, उसमें कुछ लोग होते हैं वो उस ट्रेनिंग को एक ऊपर लेवल पे ले जाते हैं। जैसे जियो की जब आया तो बहुत सारे लोगों की ट्रेनिंग हुई, लेकिन आमर लियाकत ने उसको एक और लेवल पे ले गए, तो खान साहब ने उसी कैपेसिटी डेवलपमेंट के जो वर्कशॉप थे उनको एक और लेवल पे ले गए। तो उस पे ये जो है कि अब आईएसआई का इस तरह आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, एक तो मैं उसमें समझता हूँ कि आईएसआई को हमेशा सो कॉल्ड सिविलियन एजेंसी उस तरह कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट करती है या जो भी टेक्निकल जो चीजें हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये थी कि यानी फौज ने इस यानी कि जो खान साहब की जो पुश थी उसके मुकाबले में एक किस्म का एटम बम भी यूज किया। इस पे आपके क्या उस वक्त क्या ख्याल थे और अब क्या ख्याल? ये मैं तो इसमें बिल्कुल खुश नहीं थी, बिल्कुल मेरा ख्याल था कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी भी मुल्क में कहीं भी ऐसा नहीं होता। एक तो मैं तो आईएसपीआर के इदारे के खिलाफ, इसको इस किस्म के इंस्टीट्यूशन बनने की जरूरत ही नहीं है। इसका नाम ये इंटर सर्विसेज। अच्छा, इंटर सर्विसेज हो गया तो पब्लिक रिलेशन का क्या मतलब हुआ? ये नाम ही गलत है, ये इदारा ही गलत है। और इस इदारे के हेड का प्रेस कॉन्फ्रेंस करना गलत है। कुजा ये कि आप एक इंटेलिजेंस इदारे के सरबराह को ले आए, तो ये बहुत ही गलत ट्रेंड सेट हो रहा है। ये मीडिया तक इनकी एक्सेस ही नहीं होनी चाहिए। इनका कोर्ट मार्शल होना चाहिए अगर ये मीडिया तक एक्सेस करें। इवन आईएसपीआर के लोग भी, इनका कोई मैंडेट नहीं है। इस इदारे को बिल्कुल रिवाइज करना, रिव्यू करना चाहिए पार्लियामेंट को, कि ये अगर इंटर सर्विसेज अपने इदारों के दरमियान, यानी बरी फौज, हवाई फौज, जो भी आपकी फजाई फौज है और नेवी है, उसके अंदर अगर इन्होंने कोई कोऑर्डिनेशन करनी है उसके लिए वहां तक रखें। इनका मीडिया के साथ मामले का क्या मसला है? अगर मीडिया के साथ कोई इन्होंने करना है तो वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के थ्रू करें। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का स्पोक्स पर्सन होना चाहिए जो मीडिया से राब्ता करे, और मीडिया को जो भी है। ये मुमकिन तो है, लेकिन उसके लिए मुझे ख्याल है ये हमें पूरी फौज जो ना किसी और मुल्क को देनी पड़ेगी, जैसे कनाडा, अमेरिका, चाइना, वो जो दें भी तो फिर करना पड़े आहिस्ता उनको आहिस्ता। कहेंगे ठीक करके लेकिन वापस भेज दें। हाँ, सही बात है। लेकिन अरशद, मुझे जो है ना, इसमें एक मैं पॉइंट आपके गोश गुजार करना चाहूंगी कि जब सियासतदानों ने अपनी कोई बात मनवानी होती है तो वो मनवाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इमरान खान साहब ने ये जो बुजदार साहब थे उनका, अब तो बाजवा साहब कहते हैं कि मेरा प्रेशर था कि वो हटा दें, नहीं हटाया। आखिर वक्त तक नहीं हटाया। जब उनको खुद महसूस हुआ कि मेरी पॉलिटिक्स जरा इस तरह से कुछ थोड़ी सी बच जाएगी तो तब हटाया। उनके उस पे नहीं हटाया। बिलावल साहब का अब ये भी आ गया है कि बिलावल साहब ने जो है वो ही हेड ऑन लिया बाजवा साहब के साथ, और उनको कहा जी आप हमें नहीं रोक सकते तरीके अदम एतमाद लाने से, वरना हम पब्लिक हो जाएंगे। तो आप इन चीजों पे तो ले सकते हैं स्टैंड। आप लोग जो जमहूरियत की खिदमत के सही तरीके हैं, कि जो उसको नहीं ले रहे। कॉन्स्टिट्यूशन की कॉन्स्टिट्यूशन को स्ट्रॉन्ग करने के तरीके हैं, लोगों को एम्पावर करने के तरीके हैं, उनके ऊपर क्यों नहीं आप ले सकते स्टैंड? तो मैं ये नहीं समझती कि इनके अंदर कोई ताकत नहीं है। इनकी ये तरजीह नहीं है, और ये तरजीह हम जैसे लोगों को बनानी पड़ेगी। इफ दे आर ऑन देयर टोज, if they think that we are watching them and we will be taking them on this, तो फिर शायद वो इस पे भी सोचें। मगर अभी तक तो ये है कि जब तक आयशा गुललाई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, औरतों की कोई बात हो, आम किसानों की कोई बात हो, कतन इन पार्टियों के कानों पे जूं तक नहीं रेंगती। जैसे ही इनको अपनी वो कोई कुछ समझ आने लगती है कि अब इनकी इस पावर जो गेम है उसके अंदर इसकी कुछ अहमियत हो सकती है, वहां वो इस्तेमाल करते हैं। मुझे बताएं, मिसिंग पर्सन के केसेस को मरियम नवाज शरीफ एक दफा गई थी तो उन्होंने जाके बात कर ली थी, जो है मिसिंग पर्सन कैंप में जाके। उसके अलावा
किसी पार्टी ने, सिवाय बिलावल भुट्टो ने एक दो बार बात की, मगर वो भी जी आप वहां से जाके बात करें जहां पे जिन्होंने रखा हुआ है, जिन्होंने छोड़ना है उनसे जाके बात करें। ये क्या हम्म। बात हुई? ये क्या अच्छा, बात हुई? इसका बिलावल मतलब ये भुट्टो भी है। अगर बाजवा साहब को ये कह सकते हैं कि हम पब्लिक हो जाएंगे, हम तहरीके अदम एतमाद, अगर आपने हमें रोका तो क्यों नहीं कह सकते कि छोड़ो अली वजीर को? वो बिल्कुल। आपको कहते हैं कि मोहसिन दावड़ को वजीर ना बनाओ, आप उसको नहीं बनाते, आप उसको वॉच लिस्ट पे, ब्लैक लिस्ट पे डाल देते हैं। यार व्हाट इज दिस? दिस इज तो इसका तमाशा मतलब है है, दो हमारी हजार जो बाईस में पॉलिटिकल हुआ। एलीट है, वो लेफ्ट वाली, राइट वाली, सेंटर वाली, कोई भी है, वो बहुत एक तो सेल्फ सर्विंग है। और उनका यही होता है कि एक तो किस तरह पावर में आ जाएं और फिर उस पावर में उसको परपेचुएट करें कि इसमें रहें। उसके लिए यानी कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। तो जो आप बात कर रही हैं कि वो जो प्राइवेट गुड है, यानी अपने आप को फायदा देने वाली, वो एज अ सियासी जमात या सियासी लीडर, वो हमेशा तरजीह पा जाती है उस पे जो जमहूरियत या मुल्क की खिदमत होती है। तो इसका मतलब है जो पब्लिक गुड है उसको पीछे कर दिया जाता है, और जो प्राइवेट गुड है उसको उस पे नेगोशिएशन या कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। एग्जैक्टली और यही वजह है कि अच्छा, जब आप शुरू में, प्रोग्राम के शुरू में आप कह रहे थे कि जो पाकिस्तान में सियासी कुव्वतें हैं, एक तो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट है और जो दूसरी आपने गिनवाई पीएमएल-एन और पीटीआई और पीपल्स पार्टी और बाकी, तो मेरे जहन में ये ख्याल आ रहा था कि ये तो सबकी सब एक ही कुव्वत है। कैटेगराइज अगर हम इस तरह से करें कि इनको हम इनकी पार्टियों के परचमों के बजाय, इनकी पार्टियों के लेबल्स के बजाय इस तरह से देखें, दीज आर द रूलिंग एलीट, चाहे वो पीएमएल-एन में है, चाहे वो पीटीआई में है, चाहे दे दे रिप्रेजेंट द रूलिंग एलीट। दे डू नॉट रिप्रेजेंट यू एंड मी। पाकिस्तान पार्लियामेंट डज नॉट लुक लाइक पाकिस्तान। इट लुक्स लाइक, बिल्कुल सही। it looks like something, a supra body that rules Pakistan. वो उसके जैसे अंदर आज से बहुत पहले इस्लामाबाद को कहते थे कि इस्लामाबाद जो है वो पाकिस्तान से 20 किलोमीटर दूर है, यानी पिंडी बीइंग हाँ। या फैजाबाद बीइंग 20 किलोमीटर। तो वो बिल्कुल ऐसे ही है कि ये खैर यानी बात उस पे आ रही है कि जो सियासी कुव्वतें हैं वो डिफरेंट परचम और पार्टी प्लेटफॉर्म से डिफरेंट तरीके से आती हैं। लेकिन अब देखें ना, बेसिकली पीडीएम है, और बेसिकली एक वो पार्टी है जो वो करना यानी एक वो सियासी फोर्सेस का ब्लेंड है, वो जो वो करना चाहते हैं जो फौज चाहती है, और एक वो है जो वो उससे डिफरेंट करना चाहते हैं, हम्म। या इस वक्त पीटीआई। लेकिन पीटीआई अगर पावर में आ जाए तो एग्जैक्टली वो वही करेंगे जो वो करना चाहें। तो यानी पूरा जो वन पेज पे ना होने का जो मुझे लगता है, वो सिर्फ ये था कि भी दो डिफरेंसेस आ गए इधर से, बाजवा साहब के और खान साहब के। और बाजवा साहब को वैसे तो वो ताहयात आर्मी चीफ भी बनाने को तैयार थे, यानी जब तक इनकी बातें चलती रहती तो वो ठीक था। अच्छा, अब अगले उस पे आते हैं। यही जो बात इन यानी पॉलिटिकल एलीट जो है वो अजीब तरह से है कि जब चाहे तो अंदर से निखर भी जाते हैं और चाहे तो अंदर से वो जुड़ भी जाते हैं। तो उसमें जो इस वक्त पाकिस्तान में सियासी कुव्वतें हैं, उस इस सवाल के दो हिस्से हैं। एक तो मैं समझता हूँ कि इट्स अगेन ये सिर्फ पाकिस्तान में हो रहा है कि जिस तरह सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जो है वो एक किस्म का कभी सही वाला रेफरी का रोल भी प्ले करते हैं कि भाई ये रूल्स है तो इसको आप फॉलो करें, और कभी कभी वो एक पार्टी के तौर पे भी उसमें आते हैं और वो चीजें करवाते हैं। जैसे अभी परवेज इलाही साहब को उन्होंने कर दिया कि ठीक है रीइंस्टेट कर देते हैं लेकिन आप डिसॉल्व नहीं करेंगे। तो बेसिकली एक यानी कि मीडिएटर के तौर पे वो आ रहे हैं इसमें। ठीक है, उनके पास वो कुव्वत है। दूसरी तरफ थोड़ा सा चैलेंज भी किया जब बाजवा साहब की एक्सटेंशन हो रही थी, तो उन्होंने कहा नहीं ये किस तरह एक्सटेंशन हो रही है, ये आप असेंबली में जाके करवाएं। तो एक तरफ वो पुश भी कर देते हैं और फिर उसके बाद वो चीजें होने भी देते हैं। इस पे यानी आई डोंट सी पॉलिटिकली दैट। स्पीकिंग आपको क्या लगता है कि हमारी जो अदलिया है वो लाइक यानी आप उसको कैसे इस कंटेक्चुअलाइज करेंगे इस पूरी पॉलिटिकल रैंगलिंग में और या इस रेसलिंग के मैच आई थिंक अरशद, आप बात तो आप दुरुस्त कर रहे हैं किसी हद तक, लेकिन मैं एक थोड़े से पोर्शन से शायद एग्री ना करूं। मेरा ख्याल है कि जो अदालत अदलिया है, वो अपने आप को ये भी कोई होमोजेनियस नहीं है। जैसे मिलिट्री होमोजेनियस नहीं है, पॉलिटिकल आपकी जो सिविलियन फोर्सेस हैं वो होमोजेनियस नहीं है, इसी तरह से अदलिया भी अब होमोजेनियस नहीं रही। अब इसके अंदर कुछ इंडिविजुअल्स हैं, एक बड़ा एलिमेंट है इसका जो ये समझता है कि अगर वो मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट के हैंडमेडन बन के रहे तो उनका सर्वाइवल भी है और बल्कि वो बड़ी तरक्की भी करेंगे। एक छोटा सा तबका ऐसा भी है जो यही समझता है, मगर उनके नजदीक पावरफुल
जो है एलिमेंट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, वो है जो इमरान खान के साथ है और इमरान खान है। तो वो आपको उन दोनों में थोड़ी सी खींचातानी सी महसूस होती है। मगर मैं ये नहीं समझूंगी कि अदलिया ने कोई अपना आइन और कानून के लिए रोल असर्ट करने की कोशिश की है, वो नहीं की। परवेज इलाही वाले मसले के ऊपर क्लासिक एग्जांपल है। इसमें तो अदालत जो है वो पंचायत बन गई, उसने अपने आप को पंचायत के तौर पे पेश किया। कोई उन्होंने ये हवाला नहीं दिया कि किस कानून के तहत, किस आइन की किस शिक के तहत उन्होंने गवर्नर के नोटिफिक उसको डीनोट उसको मुअत्तल किया नोटिफिकेशन को। मतलब मैं ये नहीं कह रही कि गवर्नर डिनोटिफाई कर सकता है। मेरा मेरा इसके ऊपर कोई ओपिनियन नहीं है। मुझे जाती तौर पे ऐसे लगता है कि वो लेटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के शायद मुताबिक हो गवर्नर का डिनोटिफाई करना, मगर स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक नहीं हो सकता, क्योंकि एक अनइलेक्टेड आदमी एक इलेक्टेड आदमी को क्यों डिनोटिफाई करें, हम उसका क्यों साथ दें, क्यों सपोर्ट करें। तो बहरहाल वो एक अलग बहस है। मगर अदालत का कंडक्ट आप देखिए कि अदालत बगैर कोई वो दोनों के दरमियान सुलह कराने की कोशिश कर रही है। एक पंचायत परिया नहीं होती पंजाब में, परिया बिठाई हुई है और उसमें जो है वो दोनों तरफ के आपको बीच का रास्ता, दरमियानी रास्ता निकाल रहे हैं। आप कौन होते हैं प्राइम चीफ मिनिस्टर को कहने वाले कि आप तरीके इसको डिसॉल्व ना करें? हु आर यू? चीफ मिनिस्टर एक इलेक्टेड है, उसकी शक्ल नहीं पसंद हमें, हमें नहीं पसंद ख्यालात नजरियात, मगर वो चीफ मिनिस्टर है, एक इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर है। आप कैसे करटेल कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट वो अलग से जो है, सिर्फ इसलिए कि आपका दामाद मिनिस्टर बना हुआ है तो इसका मतलब ये है कि आप जो है वो कुछ भी कर लें, आप पंचायत बन जाए। तो अच्छा मेरा नहीं इसमें ख्याल कि इनमें से किसी को भी कोई वो है। एक खास जज साहब हैं सुप्रीम कोर्ट के, जो आजकल बड़े हमारे लिबरल लोग हैं, उनके आंख के तारे बने हुए हैं, क्योंकि ख्याल है कि वो शायद, मेरा ये ख्याल है कि वो एक नए चौधरी इफ्तिखार बन जाएंगे या बन रहे हैं, उनकी उसकी उसमें है। काजी साहब की बात कर रहे हैं आप? बिल्कुल, क्योंकि काजी साहब जो हैं वो काफी हाइपर नेशनलिस्ट टाइप के हैं, और उनके पिछले फैसले अगर आप देखें तो वो काफी वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ उनके जो है उसका उनका रोमांस जो है वो चलता रहा है। हुसैन हक्कानी वाले केस में भी अगर आप देखें तो उन्होंने कितना एक बहुत ही काबिल एतराज किस्म की जो है वो फैसला लिखा था। तो मेरा ये ख्याल है कि हमें पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ एक तो देखना चाहिए कि अदालत का ये यहाँ पे कोई भी होमोजेनियस नहीं है, सबके अपने अपने मफादात हैं। इस्टेब्लिशमेंट, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट जो है ये भी होमोजेनियस नहीं रही। अगर 2022 और 2021 का कोई नतीजा हम निचोड़ लाते हैं सामने, तो वो एक ये था कि एक सबके सामने आ गया है कि दे आर नो इंस्टीट्यूशन इज होमोजेनियस एनी मोर। अच्छा इसमें जो होमोजेनस और हेट्रोजेनस, जिसको उर्दू में हम कहेंगे कि भी पार्टी के या ग्रुप के अंदर यकजहती बड़े और इख्तलाफ हैं, यकजहत नहीं या है। एक ही पेज पे खड़े हैं, ये नहीं है। तो सियासी पार्टियों में तो ये होता है और बहुत अच्छी चीज होती है। तो इसका मतलब है कि अगर हेट्रोजेनियस है या एक पेज पे सारे जजेस नहीं है, जनरल नहीं है, तो उससे ये जो मेरी थ्योरी है, ये हमारी जो थ्योरी है कि भाई हम अदलिया को भी एक सियासी पार्टी कह सकते हैं और उस तरह फौज को भी कह सकते हैं, तो उस इस पैरामीटर पे तो वो पूरे उतरते हैं। अच्छा मेरे दो और सवाल हैं। फिर उसके बाद आएंगे कि हम पिछले साल की रोशनी में अगले साल की, जो आपको थोड़ी देर के लिए नजूमी बनाएंगे कि आप पेशगोइयां करें। अच्छा एक तो मुझे ना कॉमन थ्रेड ये लग रहा है कि जब खान साहब ने उनको फारग किया, तो उसके बाद उन्होंने जो स्ट्रीट पावर की, तो ये आज से आप देखें 51 से लेकर देख लें जब वो एंटी अहमदिया राइट्स हुई, कि जो भी स्ट्रीट पे कुछ पावर शो कर देता है तो उसकी एक नेगोशिएशन पावर बन जाती है, लिवरेज बन जाता है, चाहे उसका कोई सियासी प्लेटफॉर्म हो ना हो। तो खान साहब एक तो वही, यानी ये ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड है। तहरीक लबैक को देख लें, जितनी भी फोर्सेज हैं, जो यानी कि कहते हैं ना 10,000 बंदे इकट्ठे कर रहे हो, खान साहब की इस पे एक कोट भी है कि जनाब 10-15 हजार बंदे आप स्ट्रीट पे ले आए तो जनरल जो है वो परेशान हो जाते हैं। उन्होंने वैसे इससे मैंने कुछ कुछ और और कहा कहा था। था। लेकिन बहरहाल चूंकि परेशान का पे तो मुनासिब ही है, तो हाँ, इसलिए मैंने कहा कि शीन भी आ परेशान जाता है। करीब तरीन जो ट्रांसलेशन है वो यही हो सकती है। अच्छा दूसरी ये है कि अभी सारे लोग जो हैं वो बाइंग टाइम, कि वो चाहते हैं कि इलेक्शन हो, क्योंकि इस वक्त इलेक्शन हुए तो खान साहब की पार्टी को ज्यादा वोट मिल जाएंगे, अनलेस के वो जो होती है मुनासिब नुमाइंदगी जो होती है कि प्रोपोर्शन रिप्रेजेंटेशन हो, जिसके लिए मुतनासिब कोई हुआ। और करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि अदलिया, फौज, पीडीएम सारे, और शायद उस पार्टी में भी कुछ, यानी केपी वाले खास तौर पे और पंजाब वाले भी,
ये सारे चाह रहे हैं कि भी पार्लियामेंट या एक मुद्दत पूरी करे अपनी, 5 साल करे और उसके बाद इलेक्शन में जाए। तो इस वक्त जो ये खास तौर पे लाहौर हाई कोर्ट ने कहा है कि अच्छा जी ये वजीर आला रहे लेकिन असेंबली डिसॉल्व नहीं करेंगे, तो मुझे लगता है कि एक अनसेड किस्म का एक कंसेंसस है कि ये लेट्स बाय टाइम और इलेक्शन जो है वो यानी 5 साल के करीब पूरे करें। एक तो ये, दूसरा ये है कि खान साहब की जो टिप्पणियां आ रही हैं, ये सब चीजें आ रही हैं, तो अब अनफॉर्चुनेटली कहना चाहिए या इंसिडेंटली वो उनकी पॉपुलैरिटी जो उनकी कोर कॉन्स्टिट्यूंसी में, उस पर कोई असर उसका नहीं हो रहा, बल्कि वो कहते हैं अच्छा वाह वाह वाह। देखें खान साहब ने इसमें ये तो अच्छी बात कही ना कि मैं तो गॉसिप में इंटरेस्टेड ही नहीं हूँ, यानी उन्होंने बाकी सब चीजें जो अलग कर दी और इसमें कह दिया। इस पे आप क्या समझते हैं कि ये कंसेंसस आपको भी लगता है ऐसा है कि ये इलेक्शन जो है वो यानी मई तक खींच के ले जाएं, अगर अगस्त तक नहीं तो? अम देखिए, पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी को तो सूट यही करता है कि जितना डिले होते हैं इलेक्शंस, मैं उनकी ये कैलकुलेशन है कि उनको ये सूट करता है। अगर हकीकत में उनको ये सूट करता है या नहीं, ये बहस तलब बात है, इसके ऊपर हम बहस कर सकते हैं, क्योंकि उनकी ये कैलकुलेशन इस बेस पर है कि वो अगर एक बजट और पेश करें, उनको मौका मिल जाए पेश करने का, और वो इकोनॉमी के हालात को कुछ सुधार लें, कुछ चोर दरवाजे ऐसे हैं जहां से वो लोगों को थोड़ा सा रिलीफ दे दें, इमीडिएट रिलीफ जिसे होता है, वो प्लिकेट कर दें थोड़ा सा, तो उसके बाद यह कि उनकी जो एक है थोड़ी सी हवा बन जाएगी। और दूसरा ये कि टाइम बाय करने से जो इस वक्त खान साहब ने अपनी हवा बनाई हुई है, उसके अंदर से भी थोड़े से उस गुब्बारे में से भी हवा निकलनी शुरू हो जाएगी, वो जो कि शुरू हो चुकी है किसी हद तक, मैं समझती हूँ। लेकिन अब ये इन्हीं बुनियादों पे इन्होंने कैलकुलेशन बनाई है। खान साहब को भी मुझे लगता है कि अब उनको भी महसूस होना शुरू हो गया कि फौरी तौर पे अगर इलेक्शन होंगे तो ये मामला कुछ, क्योंकि देखिए उनका उनकी उनको मालूम है कि उनकी पूरे मुल्क पे, देखिए एक सेलिब्रिटी स्टेटस का और मतलब होता है, वो ट्रांसलेट कैसे उसमें होता है, पोल्स में वोटों में कैसे ट्रांसलेट होता है, ये एक अलग साइंस है। खान साहब ने जो अपना एक वो बनाया हुआ था इनकी पार्टी ने, कि ये ऐसे कैंडिडेट्स इनको मिले जो कि इलाकाई पॉलिटिक्स में जिनके जीतने का उस घोड़े के ऊपर रेस के जीतने मतलब पैसा लगाने का, इनको इन्वेस्ट करने का फायदा होगा, क्योंकि उसके उनके जीतने के इम्कानात होंगे। और ऐसे घोड़े मिलने आसान होते हैं अगर आपकी हवा बनी हुई हो, कि जैसे खान साहब का ख्याल है कि उनकी हवा बनी हुई है या बन गई थी आफ्टर तहरीक अदम एतमाद। लेकिन उनकी ऐसे घोड़ों की अदम मौजूदगी में, या उनकी बहुत लिमिटेड जो अवेलेबिलिटी है, उस सूरत में मेरा नहीं ख्याल कि खान साहब की कोई मकबूलियत इतनी ज्यादा है कि उनको कोई ओवरवेलमिंग मेजोरिटी मिल सकती है या सिंपल मेजोरिटी भी मिल सकती है। और हाँ, आपके इस एनालिसिस को उनकी एक चीज मैं क्विकली रिमाइंड करवा दूं कि खान साहब ने जो बाई इलेक्शन खुद जो लड़े वो तो जीत गए, लेकिन जो एक मुल्तान में गिलानी साहब के बेटे और शाह महमूद कुरैशी के बेटे के दरमियान हुआ, और उसमें चूंकि उन्होंने मेरिट पे पीटीआई ने टिकट नहीं दी थी, तो वो मतलब उससे लगता है कि यानी ये जो इनकी अजम्पशन है कि जहां जहां इनके यानी खंबे भी खड़े कर देंगे तो वोट मिलेगा, तो वो मुनासिब नहीं है। इनको आई जस्ट मालूम थॉट है टू कि इसमें ऐसा एक नहीं, हाँ इनको मालूम है कि ऐसा नहीं है, तो इनको कहते हैं ना ऑल पॉलिटिक्स इज लोकल, तो उनको लोकल पॉलिटिक्स के अंदर देखना पड़ेगा कि कौन से ऐसे घोड़े हैं जिनको ये शामिल करें। और अगर जब इनकी ये हवा बनी हुई हो ना कि वो जी ये बहुत मकबूल है, आप देखेंगे कि इनके लोग जो आते हैं पीटीआई के हर रोज प्रेस कॉन्फ्रेंसिस में वो ये जुमला जरूर दोहराते हैं, इस वक्त खान साहब पाकिस्तान के मकबूल तरीन सियासतदान है, बिकॉज यही बार बार रिपीट करने से तो हवा बनेगी। मगर वो भूल रहे हैं कि जो उम्दा घोड़ा है ना इलाकाई सियासत करने वाला, वो उस वक्त तक आएगा नहीं आपकी पार्टी में जब तक उसको मालूम नहीं होगा कि एस्टैब्लिशमेंट जो है वो आपकी टांग नहीं खींच रही है। अगर ये उसको मालूम हो कि वो किसी तरीके से आप अताब में है, तो उस तरीके से आपके साथ नहीं चलेगा। ये खान साहब की पार्टी के लिए, आपको आप देखेंगे कि नून लीग के लिए 2018 के इलेक्शन में ये मुश्किल सूरत हाल नहीं थी इस तरह से। उनके साथ जो लोग थे जो चल रहे थे वो चल रहे थे, बल्कि उनका टिकट लेने के लिए लाइनें लगी हुई थी, बहुत सारे लोग जो हैं वो सिफारिशें डलवा रहे थे नून लीग का टिकट। बल्कि मैं आपको एक इतला दूं कि हमें तो ये भी पता चला था कि फवाद चौधरी साहब ने भी कोशिश की थी पहले कि वो नून लीग के अंदर शामिल हो, जब वहां से इनकार हुआ तो वो पीटीआई की तरफ गए थे। बहरहाल अभी भी सुना है कि वो कोशिश यही कर रहे हैं कि वो पीपल्स पार्टी के साथ, क्योंकि नून लीग के साथ उनकी तमाम कश्तियां जल चुकी हैं। तो कल जो कहा गया है अपने
किसने कहा है, राना सना नहीं, नासिर हुसैन शाह साहब ने कहा है, जो सिंध के है ना, उन्होंने, नासिर साहब ने कहा है कि फवाद चौधरी तो बहुत जल्दी फरार चौधरी होने वाले हैं। तो, अच्छा, तो यहाँ पे एक मैं एक चीज मैं पूछना चाहता हूँ कि ये जो एक इस वक्त इलेक्शन कमीशन के साथ भी केस चल रहा है खान साहब की नाअहली का, दूसरी तरफ जो है वो तोशा खाना वाला भी चल रहा है। इसके कितने चांसेस हैं कि खान साहब को वो यानी ऐसे अदालती चक्रों में, यानी बेसिकली वही जो लीड कंसेंसस है, यानी अदर साइड ऑफ द एलीट, फौज, अदलिया और पीडीएम के जो लीडिंग लाइट्स हैं, कि वो खान साहब को, पार्टी को इलेक्शन लड़ने दें लेकिन खान साहब को बाहर बैठा दें। तो उससे आपके ख्याल में एक तो इसका इम्कान कितना है? क्योंकि इस वक्त तो ये सवाल ही कॉन्स्पिरेसी थ्योरी लगता है, लेकिन ये मुझे तो लगता है कि मुमकिन है। दूसरा है कि अगर खान साहब कैंपेन से तो नहीं बाज आएंगे, उसमें क्या फर्क पड़ सकता है? यानी बहुत सारे फरार चौधरी नहीं होंगे, वो फिर ऑल्टरनेट लीडर होंगे। अच्छा, पता है क्या है इसमें? एक तो यह है कि खान साहब को इलेक्शन से बाहर बिठाना कोई टेक्निकली कोई मुश्किल चीज नहीं है। इतनी सारी चीजें हैं, इतना सब कुछ है जेन्युइन, कि इसके जैसा बंदा जो है वो उसको नहीं इजाजत दी जा सकती है शायद, अगर कोई अदालत अगर फेयरली देखे तो कभी ये इजाजत ना दे। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इवन पीएमएल एन भी शायद ये चाहे, क्योंकि लॉन्ग टर्म जो है, अब अगर आप इफ यू आर प्लेइंग अ लॉन्ग गेम, तो उसमें आप ये देखिए कि अगर ऐसे इलेक्शन होते हैं जिसमें खान साहब को बाहर बिठाओ, तो बहुत ही ज्यादा जो है नैरेटिव की उनकी जीत होगी। वो इंटरनेशनली जो आपका ख्याल है सीएफआर में आएंगे, और इधर उधर जो बड़े इन्फ्लुएंशियल दुनिया के थिंक टैंक्स हैं, वहां जाके वो खिताब फरमाएंगे और कहेंगे देखें जी, मेरे खिलाफ तो ये हो गया, तो वो तो ग्लोबल बेचारे बन जाएंगे ना। बिल्कुल। तो और दूसरा है कि वो धरनों के तो वो एक्सपर्ट हो गए ना। हाँ, धरने तो तो वैसे ही खेलते हैं जैसे मौसम थोड़ा सा अच्छा होता है तो मोहल्ले की क्रिकेट टीम फौरन वो लेके आके टेप बॉल से टूर्नामेंट शुरू कर देती है। अच्छा हालांकि मानवी, उनकी थैंक यू कोई वेरी मच। हाजिरी कोई ज्यादा होती नहीं है, मगर मेरा ख्याल है कि वो मीडिया, मीडिया भी उनका है ना, उनकी पॉकेट में ही है एक तरह से, मेजर हिस्सा एटलीस्ट मीडिया का, कि जो ये दिखाते ही नहीं है। अच्छा, उन्होंने इसकी टेक्निकल भी चीजें पकड़ ली हुई है ना, उन्होंने ये जो इतना अरसा गेम खेली है बड़े कमाल के तरीके से, उन्होंने ये किया है कि अब वो वेन्यू के ऊपर जो है इंडिपेंडेंट कैमरास जाने नहीं देते। हम्म, हम्म, हम्म। वो ड्रोन कैमरे भी वो अपने अपना ही ही करते कैमरों की जो है ना वो फुटेज वो प्रोवाइड करते हैं सारे टीवी चैनल्स को। तो वो एंगल ले ही नहीं सकता कोई भी टीवी चैनल आपको इंडिपेंडेंटली। याद होगा कि 80s में और 90s में भी जब कश्मीर की खबरें चलती थी तो वो सिर्फ हाँ, पीटीवी का कैमरा अलाउड होता था। पीटीवी का एग्जैक्टली। तो ये तो मैंने कहा ना कि जो इनको ट्रेनिंग मिली है, इन्होंने उसको हाँ, ऊपर लेवल पे ले गए। हाँ। अच्छा, दो आखिरी सवाल, मेरा ख्याल है हम अपने प्रोग्राम के तकरीबन इख्तिताम की तरफ जा रहे हैं। ये जो सारा 2022 में हुआ, इसकी रोशनी में 2023 के जो पहले 6 महीने हैं, हम्म। उसमें तीन बड़ी चीजें होंगी। एक तो इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे, ये इलेक्शन होंगे डेफिनेटली, लेकिन किस वक्त होंगे? दूसरा ये कि ये दूसरी गवर्नमेंट बजट पेश कर सकेगी कि नहीं कर सकेगी। और तीसरा यही है कि खान साहब को नाअहल करार देंगे कि नहीं देंगे। इन तीनों पे आपकी क्या, एक पे तो तकरीबन आपने कह दिया है कि प्रूडेंट नहीं लगता कि उनको नाअहल करार दें, लेकिन हम्म। फिर भी आपको पता है कि पाकिस्तान की जो एलीट है, खासतौर पे जब फौज लीड कर रही हो, तो हमने कौन सी प्रूडेंट चीज की है? वो तो होता है कि, और वो तो होता है कि एडवेंचर करना है, एक गोली चलानी है, मतलब बंदूक तो है। तो या उसपे एक मेरा जोक भी है कि, वो जोक सुनाता हूँ। वो जोक जो है ना, वो फिर आपको अंदाजा इसका दे देगा कि हमारी जो एलीट है, खासतौर पे जब जो जो अस्करी एलीट है, वो कैसे सोचती है। कि तीन लोग बैठे हुए हैं, एक उनमें कहता है कि यार कोई ऐसा एटम बम नहीं है कि ਅਸੀਂ इंडिया ਤੇ ਸਿੱਟੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸਰਾइल भी उड़ जाए। ਤੇ दूसरा कहता है यार मतलब इसराइल ਤੇ इंडिया ਦੇ ਅਸੀਂ ਦਰਮਿਆਨ ਜਾਣੇ ਆ, ਹੋ ਤੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ भी लगे जाएंगे। तीसरा कहता कोई गल नहीं, ਅਸੀਂ ਤੇ जन्नत जाना है। सो सो बात ये है कि जो फौजी है जब उसने लड़ना है उसने तो जन्नत जाना है, और हमारे हम जैसे जो एक्टिविस्ट हैं या सियासी छोटे छोटे वो जिनका इंटरेस्ट है कुछ के ये मुल्क और ये रियासत बेहतर हो जाए, उन्हें तो यही रहना है। तो इस पे मुझे ये लगता है जहां कि भी ये रहेंगे हम उसको जन्नत ही बना लेंगे, कोई फिक्र ना बिल्कुल, करें। हाँ। तो इस पे आपकी यानी कि क्या आपकी असेसमेंट क्या है? प्रोग्नोसिस बेसिकली इज द राइट वर्ड, कि आप कुछ तारे तो देख नहीं रही, आप तो जो यानी कि माजी में होता रहा है उसकी रोशनी में देख रही हैं। तो इलेक्शन आपके ख्याल में किस महीने में एक्सपेक्टेड है? एक चीज मैं बता दूं, क्योंकि मार्च और अप्रैल में वो रमजान है, तो रमजान से पहले तो नहीं होंगे। तो हाँ, बिल्कुल। बेसिकली यही है कि मई जून जुलाई ये 3 महीने, और फिर उसके बाद दूसरी तरफ सो इलेक्शन, खान साहब होंगे कि नहीं होंगे। और तीसरा ये है कि
अगर रमजान के, क्योंकि मिनी बजट पहले भी पेश किया जा सकता है ना, तो इस पे जरा आप अपनी राय करें। हाँ बिल्कुल। देखिए मेरा ये ख्याल है कि इस वक्त डिपेंड करता है कि अगर किसी तरीके से इनको कोई इंजेक्शन लग जाए, मनी इंजेक्शन, कैश का इंजेक्शन लग जाए, तो फिर तो ये चाहेंगे कि ये बजट को ठीक ठाक तरीके से, पावरफुल तरीके से बजट पेश करें और उसके बाद करें। और उस सूरत में मेरा ख्याल है कि ये भी कह सकते हैं कि इस वक्त गैर मामूली हालात का सामना है पाकिस्तान को, तो चंद महीने आगे कर दिया जाए इलेक्शन, तो बजाय इसके कि पीछे हो सकता है कि मजीद आगे हो जाए। जो नेचुरल डेट बनती है इलेक्शंस की वो तो अक्टूबर बनती है ना, अक्टूबर में। तो बिकॉज अगस्त में जो है वो खत्म होगी आपकी ये पार्लियामेंट, और उसके बाद 3 महीने का 3 महीने का केयर टेकर सेटअप आएगा। केयरटेकर सेटअप आएगा, और अक्टूबर में ये एक नेचुरल बनती है। लेकिन ये भी हो सकता है कि वो ये कहें कि हमें 1-2 महीनों की और जरूरत है, तो वो इसको डिले करने की कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा। लेकिन ये सिर्फ उसी सूरत में होगा कि जब इनको ये पता होगा कि ये इकोनॉमी को इस्तेमाल करके लोगों को कोई फौरी जो है वो कोई रिलीफ जो है ऐसा दे सकते हैं कि जिसका इनको फायदा कोई 4-5 महीने के अंदर मिले। अगर वो ये समझते हैं कि बहुत ही बुरे हालात हैं, पतले हालात हैं, और बजट पेश करने का नुकसान हो जाएगा, तो फिर हो सकता है बजट से पहले वो कोशिश करें कि इलेक्शन जो है वो हो जाए, ताकि ये कहें कि जी हम लेकिन वो उसका इम्कान कम कम लगता है मुझे। उसकी वजह ये कि उसका नुकसान इनको बहुत होगा, उसका उनको बहुत नुकसान होगा, क्योंकि इकोनॉमी शेम्बल्स में होगी और वो क्या लेके जाएंगे लोगों के पास। तो ये बिल्कुल सही। सूट मतलब अर्ली इलेक्शन किसी तौर पे पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी को तो सूट नहीं करते। पीटीआई भी मेरा ख्याल है कि अब थोड़ा सा एक जो है था ना, पानी का छिड़काव हो जाता है तो एक सूंधी सूंधी सी खुशबू आती है, वो आनी शुरू हो जाएगी इनको, बिकॉज आई थिंक इनको भी इनकी असेसमेंट जो है वो अब यही होगी कि चूंकि अब ये एक हवा चल चुकी है। एक आपको आपको पता है ना कि इलेक्शन में और कैंडिडेट्स कैसे पार्टीज में आते हैं, उसका बहुत ताल्लुक हवा के साथ होता है। वो एक हवा ये चल चुकी है कि जो करंट इस्टेब्लिशमेंट है वो फैसला कर चुकी है कि खान साहब को खत्म करना है। जब ये हवा चल जाए तो कैंडिडेट आपके पास आपका टिकट लेने के लिए क्यों आएगा? नहीं आएगा, बिल्कुल सही। तो फिर उसकी वजह से मेरा ख्याल है कि खान साहब को अब ये भी देखना होगा कि अगर वो फौरी तौर पे इलेक्शन के ऊपर जमे रहते हैं तो उनका उनका उसमें कितना फायदा है। हाँ ये जरूर होगा कि खान साहब बोलते ये रहेंगे, यानी इसको एक वो जो फोके फायर होते हैं ना वो ये करते रहेंगे, ताकि उनके पास एक कैंपेन करने का बहाना, उनको हमेशा से कैंपेन करने का कोई बहाना चाहिए होता है क्योंकि एजिटेट करने का, तो ये एक पॉइंट ऑफ एजिटेशन के तौर पे वो यूज करेंगे। बट आई डोंट थिंक ही वुड बी वेरी सीरियस अबाउट गेटिंग एन अर्ली इलेक्शन डेट। तो आपका फर्स्ट 6 मंथ्स का जो सवाल है ना, फर्स्ट 6 मंथ्स तो मुझे ऐसे ही लगता है टर्मोइल में ही गुजरेंगे। हुकूमत जो है वो इकोनॉमिक फायर फाइटिंग में लगी रहेगी, कोशिश करेगी कि कहीं से उसको ठीक ठाक बड़ा जो है वो आ जाए, वादा वईद आ जाए, और वो अपने हालात को ठीक करे। पीटीआई जो है वो यही कोशिश करेगी कि इसको लिंगर ऑन करें, इस एजिटेशन को लिंगर ऑन करें टिल टिल द टाइम जब उनको सूट करे इलेक्शंस। अच्छा, मुझे मुझे यही लगता है कि ऐसे यानी आउटकम्स यही हैं प्रोसेस में। मुझे लगता है कि एंड मार्च अगली अप्रैल में शायद गवर्नमेंट अनाउंस कर दे कि अच्छा जी, हमने चाहे अक्टूबर में, नवंबर में, जब भी इलेक्शन करवाने के हम इलेक्शन करवाएंगे। और बिल्कुल मेरा ख्याल है आपका ये बिल्कुल सही स्पॉट ऑन तज्जिया है कि अगर ये बजट दिए बगैर या कोई अच्छी इकोनॉमिक खबर दिए बगैर इलेक्शन करवाएंगे तो ये तो गए। और तीसरी चीज ये है कि जो नए आर्मी चीफ आए हैं उन्होंने अभी तक तो लगता है कि नहीं मिले इनसे, इनकी 2-3 रिक्वेस्ट को भी किया है। और आप वो जो एक जो फौज एक मैसेज दे रही है एस्टेब्लिशमेंट कि भाई खान साहब ट्रस्ट वर्दी नहीं है। और खान साहब का भी जब तक जनरल बाजवा थे उस वक्त तक कोई नेगोशिएशन लिवरेज था कि नए आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट को कंट्रोवर्शियल बना सकते हैं, इसको लगा दें, उसको लगा दें, इलेक्शन अनाउंस कर दें, फिर कर दें, वो सारी चीजें भी चली गई हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि वो जो डिफिकल्ट जो कर्व्स थे या मोड़ थे उनसे चूंकि वो निकल आए हैं ये गवर्नमेंट जो है, तो अब इतनी बड़ी कोई इनके पास नेगोशिएशन लिवरेज रह नहीं गया खान साहब के पास। और खासतौर पे जब ये कि अब उनकी जो इज्जत अफजाई भी हो रही है ऑडियो और वीडियो टेप्स में जो सामने चीजें आ रही हैं, तो ये चीजें हैं।
2022 में इतना कुछ हुआ, क्रिकेट, फुटबॉल, वो सब चीजें भी। तो मेरा ख्याल है कि मैं अपने प्रोड्यूसर से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इस पे आपके साथ या एक अलग शो किया जाए कि सियासत के अलावा क्या हुआ। क्योंकि सियासत ने, यानी वो कहते हैं ना कि नेटफ्लिक्स की भी जो एक वो होती है, यानी उसकी रेटिंग, उसको भी बीट कर दिया है। तो पाकिस्तान की सियासत तो दूसरे लोग भी कोट करते हैं। तो या उस पे एक हम दोबारा इस प्रोग्राम के साथ हाजिर होंगे। आपको देख के बड़ी खुशी हुई, आपसे थैंक मुलाकात यू। भी इंशाल्लाह हम मुतमन्नी है। थैंक यू। और हमारे प्रोड्यूसर बिलाल जो हमें इस तरह देख रहे हैं जैसे जनरल फैज हमीद देखा करते थे इमरान खान को, कि सब चीजें ठीक जा रही हैं, उनका भी बहुत शुक्रिया। और इंशाल्लाह दोस्तों, हम नेक्स्ट वीक फिर प्रोग्राम एक और दिलचस्प डिस्कशन के साथ हाजिर होंगे। हमारे भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया गॉड जी। ब्लेस यू थैंक यू। और हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन।